तो हम लोग अभी डिस्कशन जो कर रहे हैं दैट व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवाइड हो उसका डिसीजन कैसे सेल लेता है कि मुझे अभी डिवाइड होना पड़ेगा। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट सेल डिवीजन। हम लोगों ने सेल डिवीजन के यूजेस पढ़े कि माइटोसिस से यूज होता है, ग्रोथ होगा, रिपेयर ऑफ इंजरी होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो उसके सिग्निफिकेंस है, यूजेस है। बट ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एक वजह नहीं है सेल डिवीजन का, तो उसकी वजह तक हम लोग अभी समझ रहे कि क्यों वो कॉज कर रहा है, क्या फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर जो सेल डिवीजन को कॉज करता है उसको बोला गया है एज कर्न प्लाज्म थियरी। कर्न प्लाज्म थियरी जिसका मतलब है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कर्न प्लाज्म थियरी का मतलब है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। नाउ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ कैरियो। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन प्लाज्म, दैट इज द volume of cytoplasm. So karyoplasmic index is nothing but the volume of nucleus upon volume of cytoplasm. That is called as karyoplasmic index, Ki। ये उसका फॉर्मूला हो गया। मतलब इसमें फोकस किया जाता है ऑन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। फोकस किया जा रहा है ऑन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। नाउ कैसे फोकस किया जा रहा है। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं एक पर्टिकुलर सेल को, ये सेल हो गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, दिस इज द न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस सपोज इस सेल को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। वो सबको अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। जैसे अगर मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हो तो मैं अकेला एक कंट्रोलिंग सेंटर बन के सबको अच्छे से कंट्रोल कर लूंगा। बट अगर मेरे क्लास में स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाए, 50 से 100 हो जाए, तो शायद मैं अच्छे से ना कंट्रोल कर पाऊँ। तो जैसे क्लास बड़ा हुआ वैसे ही अगर सेल इंक्रीज होगा साइज में, तो सेल का साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है ड्यूरिंग इंटरफेज, तो उसका साइटोप्लाज्म कंटेंट भी बढ़ता है। और न्यूक्लियस तो उतना का उतना साइज का ही है। आप लोगों ने पढ़ा है कि न्यूक्लियस तो इनफैक्ट गायब हो जाता है, तो न्यूक्लियस साइज में नहीं बढ़ता। और न्यूक्लियस का कितना लिमिट है, न्यूक्लियस इतना ही कंट्रोल कर सकता है। तो पेरीफरी में जो कंट्रोल अभी न्यूक्लियस को करना चाहिए था, नाउ इट इज अनेबल टू डू दैट, क्योंकि साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस नहीं इंक्रीज हुआ है। तो ये सेल का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग इस फॉर्मूला पे डाले तो व्हाट हैज हैपेंड इज वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म हैज इंक्रीज, but volume of nucleus has remained the same, that is not increased. That is why we say that karyoplasmic index is disturbed now, or nucleocytoplasmic ratio is disturbed. So whenever there is a disturbance in karyoplasmic index और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, मतलब साइटोप्लाज्म अगर बढ़ जाता है और न्यूक्लियस उस वॉल्यूम के हिसाब से नहीं बढ़ पाता, तब जाके सेल डिवाइड होने के लिए डिसीजन ले लेता है। तो एक का दो सेल बन जाएगा और वो दोनों, सॉरी, एक का दो न्यूक्लियस बन जाएगा और वो दोनों न्यूक्लियस अभी वो इंडिविजुअल पार्ट को, इंडिविजुअल हाफ को कंट्रोल कर पाएंगे और फिर जाके अल्टीमेटली सेल भी डिवाइड हो जाएगा। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ सेल डिवीजन? डिस्टर्बेंस ऑफ nucleocytoplasmic ratio or disturbance of karyoplasmic index. So that is what the what is that is what is going to decide whether a cell will divide or not. और जैसे ही सेल डिवाइड हो गया तो वापस से उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। So nucleocytoplasmic ratio should remain constant, it should not be disturbed. ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला एज वेल, दैट इज वी एन अपॉन वी सी माइनस वी एन। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला वी एन अपॉन वी सी माइनस वी एन। तो रिमेंबर वी सी जो है इट इज नॉट वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, इट इज वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बिकम्स वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सेकंड
कॉज जो है सेल डिवीजन का हम लोग ने जो डिस्कस किया है वो है अबाउट सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। एज पर दिस थियरी जिस सेल का सरफेस एरिया ज्यादा हो वो सेल ज्यादा एफिशिएंट होगा। और अगर मैं यहाँ पे तीन सेल्स का एग्जांपल ले रहा हूँ ए बी एंड सी, तो स्मॉलर द सेल more will be the surface area and that is why it will be the most efficient cell। तो अगर सेल ए में डायमेंशन में 1 1 1 लेता हूँ तो सरफेस एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 6 साइड अपॉन वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, तो मुझे ये रेशियो मिलता है 6 का। अगर मैं सेल बी का एग्जांपल लेता हूँ तो 2 × 2 × 2 × 6, 6 साइड्स है एंड अपॉन लेंथ ब्रेथ थिकनेस, तो उसका सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का रेशियो 3 आ रहा है, तो 6 से रिड्यूस होगा 3। तो लार्जर द सेल लेस इज द सरफेस एरिया। और फर्दर लार्ज सेल हो 3 by 3 का डायमेंशन हो तो 3 by 3 3 × 3 × 6 मल्टीप्लाई बाय 3 × 3 × 3, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो और कम हो गया और 2 का वैल्यू हो गया। सो स्मॉलर द सेल मोर इज द एफिशिएंसी। बहुत लार्ज सेल्स होगा तो उसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा ही एग्जांपल हम लोग बॉडी में भी देखते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में कॉलमनार एपिथेलियम होता है विथ माइक्रोविलाई जो सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। तो ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा एफिशिएंसी मेंटेन करता है। और इसको अगर हम लोग कॉज ऑफ सेल डिवीजन से समझे कि अगर किसी सेल में वॉल्यूम बढ़ गया वो सेल एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करेगा अपने फंक्शन, तो इट विल अंडरगो डिविजन एंड जैसे ही ये सेल डिवाइड हो गया तो वापस से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कांस्टेंट पे आ सकता है। So this was the detailed discussion about the two causes of cell division, karyoplasmic index and surface area volume ratio.